मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 6th लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके वैद्युत वाहक बल के किसी छड़ पर प्रोडक्शन के बारे में। तो छड़ अगर हमारे पास है और वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत मुक्त रूप से गति कर रहा था, एक समान वेग से गति कर रहा था, तो ऐसे केस में हमने उनके सिरों के बीच में वैद्युत वाहक बल निकाला था। आपको याद होगा, उससे रिलेटेड आज एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मोशनल ईएमएफ का एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता ही है। ठीक, तो ऐसे टॉपिक पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि यदि हमारे पास कोई चालक छड़ है और किसी एक बिंदु पर उसे फिक्स कर दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराया जाता है, तो ऐसे केस में उस चालक के सिरों के मध्य प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आज उसी टॉपिक पे बात हम लोग करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोगों ने पिछला टॉपिक नहीं देखा था वो फटाफट से जाके जरूर देख लें ताकि चीजें आपकी आगे के लिए आसान हो सके। आइए शुरू करते हैं। तो चालक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूमती निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर घूम रही है तो इसके सिरों के बीच में प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैसा होगा। तो ये है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये है हमारा कोई रॉड, ओके, और इस रॉड का नाम है बेसिकली पी क्यू, ओके, और यहाँ पर ये किलकित है, मतलब फिक्स है, ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है और ये बेसिकली गति कर रहा है ऐसे। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण ये गति करके ये यहां से यहां पहुंच जाता है, यहां से यहां पहुंच गया। तो ऐसे केस में जब यहां से यहां पहुंचा तो इसने कुछ इस चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कुछ चाप तय किया और इनका इस स्थिति से इस स्थिति के बीच में जो विस्थापन देखने को मिला इसे हम लोग कहेंगे डी थीटा, छोटे कोणीय विस्थापन के लिए। और ये इस वाली स्थिति से अगर क्यू से क्यू डैश पर पहुंचा है तो इस समय जो इसका विस्थापन कुछ हो जाएगा, ये विस्थापन क्यू डैश होगा। तो आपको पता है कि अगर मुझे किसी का चाप पता करना हो जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, मतलब कि आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क आपका कितना है, आर्क आपका हो जाएगा क्यू डैश और रेडियस मतलब कि ये फिक्स है तो ये आपका रेडियस बन जाएगा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी। और मान लेते हैं कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है आपकी पी क्यू, जो कि आपकी फिलहाल एल होने वाली है। ठीक, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना ही होगा। ओके, दिमाग में रखिएगा। आइए बात करेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चालक पी क्यू बिंदु P पर किलकित मतलब फिक्स किलकित है तथा एक समान वेग से घूमती। ठीक, बात समझ आ गई। एक समान वेग से घूमती है।
किसी क्षण चालक का कोणीय विस्थापन d थीटा हो तथा चालक की लंबाई तो आपने एज्यूम कर ही रखी है, चालक की लंबाई L है, तब हम ये देखेंगे कि किसी क्षण जब ये Q से Q' पहुंचा तो इसने कितना क्षेत्रफल तय किया, क्योंकि जितना ये क्षेत्रफल तय करेगी उतने ही मैग्नेटिक लाइंस इस रीजन से चेंज हुई। मतलब पहले यहाँ पे थी तो 0 था, यहां से यहां पहुंची तो इतने रीजन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कितना रीजन इसने ऑक्यूपाई किया, ये कितना रीजन है, तो इस रीजन का एरिया निकालना होगा हमें, और ये एंगुलर डेविएशन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर हमें आंशिक क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब क्षेत्रफल किसका, कहां से कहां तक, PQ से PQ डैश चलने पर, PQ से PQ डैश के मध्य क्षेत्रफल का नाम आप लिख सकते हैं DA। ओके, तो DA इज इक्वल टू क्या होगा, एक त्रिभुज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज PQ डैश का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का होता है बेस इनटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार जो है वो PQ डैश हो गया और ऊंचाई जो है वो QQ डैश के रूप में काम कर रही है, तो QQ डैश लिख दीजिए। यहां से आप फिलहाल के लिए क्या लिख सकते हैं, PQ डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। अब PQ की वैल्यू क्या, तो ध्यान दीजिएगा, PQ की वैल्यू एक्चुअली L है, ठीक। और QQ डैश की वैल्यू देखिए, थोड़ा यहां से देखिए, QQ डैश की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और ये कोण है, कोण का क्या आपने दिखाया है d थीटा, और ये PQ क्या L को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा DQ इंटू L इज इक्वल टू QQ डैश। मतलब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, d थीटा इंटू L, या L d थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो जिसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान के रखे हैं, DA मान रखे हुए हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित वैद्युत वाहक बल के तुल्य होती, समान होती। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू d∅dt, और d∅dt को आप क्या लिख सकते हैं, d∅dt को आप लिख सकते हैं यहां पर dt इंटू B इंटू A, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केस में E इज इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा माइनस होता है, तो हम केवल परिमाण निकाल रहे हैं तो मॉड लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर माइनस केवल नेचर को बताता है। ओके, तो यहां से आपने B बाहर कर लिया dA/dt, ठीक, और यहाँ आपने लिख दिया B और D dt, और A का मान लिख दिया आपने 1/2 L इंटू L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d थीटा इंटू L स्क्वायर, ठीक, और ब्रैकेट ले लिया। यहां से आपने L स्क्वायर को बाहर कर लिया तो हो जाएगा BL स्क्वायर, और ये हो जाएगा d थीटा बाई dt, ठीक, और ये 1/2 को भी बाहर कर लिया। तो फाइनली आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 BL स्क्वायर। और इसको पहचान रहे हैं, ये कौन है, इसको हम लोग कोणीय विस्थापन की समय दर कहते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा कह सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, यदि कोई चालक किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घूर्णन कर रहा हो, तो उसके सिरों के बीच में विभवांतर क्या होगा, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, जहां ओमेगा क्या है,
कोणीय वेग है। ठीक, अब आगे क्या करना है, अगर मुझे इसको लिखना होगा तो हम अथवा करके लिख सकते हैं Vp माइनस Vq इज इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि ये ऐसे केस में क्या कहलाएगा, विभवांतर किसके किसके बीच में, P और Q के बीच में। एक छोटी बात मैं और बताऊं आपको कि ऐसे केस में यदि आपसे पूछा जाए कि अगर ये घूम ही रहा है तो एक पूरे वृत्तीय पथ पर गति करने के तो काबिल है, ये करेगा भी, ये P है ये Q है। ठीक, तो ये केंद्र और परिधि के बीच में विभवांतर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नोट के तौर पे कि गुणन गति करते हुए किसी चालक के परिधि के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो परिधि के ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता तब की बात हो रही है बच्चों। अगर ये परिधि के अंतर्गत विभवांतर निकालना हो तो क्या होगा, तो परिधि के अंतर्गत विभवांतर जो है इसके बीच में आपको पता ही है क्या आएगा, ये आएगा। इसके बीच में भी क्या होगा, यही आएगा। तो मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ पे तो विभवांतर होता नहीं है क्योंकि ये फिक्स है, जो होगा यही होगा। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर तो होगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो ये दोनों का अंतर P Q इज इक्वल टू परिधि इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे मतलब परिधि के सिरों के मध्य विभवांतर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा। तो बात क्लियर हो रही है कि अगर चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुणन गति कर रहा हो। आइए फटाफट से एक टॉपिक और देखेंगे हम लोग। यदि चालक लूप से संबद्ध हो, तथा क्षेत्र में गतिमान होने पर शक्ति क्षय ठीक, तो चालक अगर लूप से संबद्ध हो, ठीक, और संबद्ध हो तथा क्षेत्र में गतिमान हो तब उसमें शक्ति क्षय क्या होगा। तो आपने इसको पढ़ा ही है, अभी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में इसको हमने डिस्कस करा ही था। तो मेरे पास ये एक चालक था जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर आके ला करके ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लिया था, याद है। और ये इस लूप पर गतिमान है, और ये लूप जो है वो फिलहाल के लिए PQ और यहाँ पे S और T से मान लीजिए दिखाया जा रहा है। तो चालक ये जो है चालक ये इस पर गति कर रहा है इस लूप पर, जिसकी वजह से यहाँ पे धारा प्रेरित होती थी जिसका नाम था I, और इनकी लंबाई L हुआ करती थी। इसके सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आपको याद होगा, ठीक है। चालक PQ के लूप PS TQ के अंतर्गत गति करने के कारण प्रेरित वैद्युत वाहक बल ये हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू क्या होता है BL, याद आया, ये लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। वोल्टेज है ये, और धारा आपको याद है ना, तथा प्रेरित धारा कितनी होती है, तो प्रेरित धारा भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू VL अपॉन R, ठीक ना। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको। अब अगर आपको पावर निकालना है, अतः शक्ति जो कि शक्ति इस क्षय होगी, शक्ति इस लूप की कितनी होगी, P इज इक्वल टू VI होता है, यहाँ पे EI लिखा जा सकता है, वोल्टेज तो यहाँ पे E है,
तो यहाँ P इज इक्वल टू बी वी एल इंटू बी वी एल अपॉन आर। आर क्या है? इस लूप का प्रतिरोध है। ऐसे केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये लीजिए शक्ति 6 आ गया आपके इस लूप का, जब चालक इस लूप के अंतर्गत गतिमान हो। तो बच्चों आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे एग्जांपल्स पर बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।